नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारी जो प्रौढ़ शिक्षा संबंधी चर्चा होती है यह बिल्कुल अभिनव विषय है और इसको जितनी ही आप गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे उतना ही समाज निर्माण के प्रयास में, उसके अभियान में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अभी हम लोग समाज में जो न्याय व्यवस्था है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें न्याय व्यवस्था का एक मुख्य अंग है अपराधियों को न्याय प्राप्त होना। तो अपराधी कितने तरह के होते हैं, इस संबंध में प्रौढ़ की जो चिंताधारा है वो हमने उसमें सबसे पहले चर्चा किया है कि जो जन्मगत अपराधी होते हैं, जन्म से ही होते हैं, अर्थात उनके जो ग्लैंड्स हैं, उनके जो अस्थि है, उनके नसें नाड़ियाँ हैं, उनकी विशेषताएं जन्म से ही ऐसी होती है कि वे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं। ये लोग देर से चलना, बोलना और सांसारिक चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, लेकिन इनके भीतर कुछ न कुछ ऐसा भाव रहता है कि किस प्रकार से हम झूठ बोलकर अपना काम निकाल लें, किस प्रकार से दूसरों को ठग करके काम निकाल लें, ये चीज़ इनको जन्म से ही रहता है। तो इसीलिए इनको, जैसा हमने पहले कहा था कि कुछ तो ऐसे जन्मगत अपराधी होते हैं जो उतने हिंसक नहीं होते हैं, छोटे मोटे चोरी, पॉकेटमारी इस तरह के काम करते हैं, और कुछ जो होते हैं वे बड़े खूंखार होते हैं, बड़े निष्ठुर होते हैं। तो ये दोनों ही तरह के अपराधियों को वश में करने के लिए, इनके स्वभाव में संशोधन करने के लिए आवश्यक होता है कि मनोविज्ञान का सहारा लिया जाए। फिर जो शरीर विज्ञान से परिचित हैं, जो ग्रंथियों के बारे में, नसों नाड़ियों के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, उनके वैज्ञानिक ज्ञान का लाभ उठा करके इनके ग्रंथियों और नसें नाड़ियों को ठीक रास्ते पर लाया जाए। और उसके बाद समाज शास्त्रियों के भी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है जो समाज में इनको सुव्यवस्थित कर सके, सुप्रतिष्ठित कर सके। तो ये तीन चीज़ें आवश्यक हैं जिससे जन्मगत जो अपराध होते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके और उनको न्याय ठीक से दिया जा सके। और न्याय करते वक्त निश्चित रूप से कि किसी ने आँख निकाला है तो उसका भी आँख निकाल लिया जाए, टिक पॉट टैग, इस तरह की भावना नहीं रखकर एक मानवीय संवेदना रखनी पड़ेगी इनके प्रति। इसीलिए जेल खाना को सुधार खाना, संशोधनागार ये कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, और वहाँ उसी तरह की मानवीय संवेदना वाला परिवेश, एक पवित्र वातावरण रखने की आवश्यकता है। कि दूसरे प्रकार के जो अपराधी हैं उनको हम लोग स्वभावगत अपराधी कह सकते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल बैड कैरेक्टर्स, कि जो बार बार करते करते ये स्वभाव बन जाता है और वे अपराध के बिना रह नहीं सकते। तो ऐसे जो अपराधी होते हैं उनमें मुख्य जिस कारण से वो होते हैं, वे कारण मुख्य रूप से तीन हैं कि एक तो नैतिक शिक्षा का अभाव, उनको नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह से सामाजिक आचरण में, वैयक्तिक आचरण में पवित्रता है, इसका उनको भरपूर पर्याप्त यथेष्ट ज्ञान नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि इनके मानसिक शक्ति को जागृत करने की, कि मनोबल बढ़े, आत्मबल बढ़े, इसकी किसी प्रकार की व्यवस्था इनके जीवन में नहीं हो सकी, इनको ऐसा मार्गदर्शन नहीं दिया जा सका, जिसके कारण ये लोग अपराध की तरफ प्रवृत्त होते हैं। और तीसरी चीज़ कि समाज का जो शासन है, जो सामाजिक नियंत्रण है, सामाजिक मर्यादा है, वो ढीला होने पर भी ये लोग अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। मानिए तीनों चीज़, नैतिक शिक्षा का अभाव, मानसिक शक्ति को जागृत करने की व्यवस्था नहीं होना
और साथ साथ सामाजिक शासन का ढीला होना, इन तीन परिस्थितियों में ही ये स्वभावगत अपराधी जो होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, वो अपनी षड्रिपुओं को, जो 6 शत्रु माने जाते हैं मानव के, मनुष्य मन के, उनको एक बेलगाम कर देते हैं, या वे बेलगाम ये शत्रु हो जाते हैं और समाज में हर तरह का उधम मचाते हैं। और ये 6 शत्रु, जैसा कि आप अधिकांश लोग जानते ही हैं कि लोभ, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य। लोभ, क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 हुए ना। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये षड्रिपुओं को ये बेलगाम कर देते हैं, क्योंकि इनमें इन तीनों चीज़ों का अभाव रहता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। इसीलिए जो संतान को नीति शिक्षा नहीं देते हैं और उनके मन को मजबूत करने के लिए कोई बड़े ऊंचे आदर्श के साथ उनको नहीं जोड़ते हैं, और कोई उनका पारिवारिक और सामाजिक भी परिवेश ऐसा नहीं है कि जिससे बच्चों में एक सम्मान उत्पन्न हो कि हम गलत काम नहीं करें, और इन व्यवस्थाओं को लेने के बदले वे उन पर नाराज होते हैं या मारते हैं, पीटते हैं बच्चों को कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो। तो बच्चे इससे प्रतिक्रिया स्वरूप वे अपराध की तरफ प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि उन्हें न तो नीति शिक्षा मिली है, न मन को ऊंचा उठाने का कोई उनको आदर्श मिला है, और न कोई सामाजिक परिवेश मिला है। तो इसीलिए उनके अंदर इतनी प्रतिक्रिया जागृत होती है कि वे गलत काम करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं। उसी तरह जो नारियां हैं, बालिकाएं हैं, अगर उनको भी नीति ज्ञान नहीं दिया जाए, उनको भी मन को ऊंचा उठाने के लिए बड़े आदर्श के साथ, बड़े उद्देश्य के साथ अगर नहीं जोड़ा जाए, और समाज में परिवेश उतना अनुकूल नहीं हो जिससे कि उनका मन अच्छे काम की तरफ करने के लिए प्रेरित हो, तो वे भी सामने दिखाने के लिए भले माता पिता और परिवार को या समाज को लगे कि ये लोग बड़े, ये बालिकाएं बहुत अच्छी हैं, किंतु चुप चुप उनके भीतर भी अपराध करने की भावना पैदा हो जाती है, क्योंकि उनको शिक्षा दी नहीं गई और डांट फटकार किया गया। तो इसका बहुत ही विपरीत असर होता है। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी, मन को ऊंचा उठाने के लिए कोई आध्यात्मिक आदर्श, आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं मिलेगा और सामाजिक परिवेश नहीं मिलेगा, तो उस व्यक्ति से आशा करना कि वो सतपथ पर चलेगा, ये निराशा, हताशा के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब न्यायपति ऐसे अपराधियों का न्याय करते हैं तो उससे मानवीय संवेदना की बात बिल्कुल नहीं सोचने की है। वहाँ पर तो कठोर अनुशासन, कठोर शासन की आवश्यकता है। कानून का भय इनके अंदर रहना जरूरी है, क्योंकि ये जन्मगत नहीं है, ये एक परिस्थिति के कारण ये इनका स्वभाव गलत रास्ते पर चला गया है। तो वहाँ पर जितना ही कठोर अनुशासन और शासन होगा, वहाँ इनके ऊपर एक अनुकूल प्रभाव पड़ता है। इसीलिए जज को न केवल बुद्धिमान होना पड़ेगा, बल्कि साहसी और सतर्क भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था में दखल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और इस तरह के जो अपराधी होते हैं, जो समाज में इन तीनों चीज़ों के अभाव के कारण जिनका मन अपराध की तरफ जाता है, ऐसे अपराधी ये निरंतर अपराध करते करते फिर अभ्यासगत हो जाते हैं, इनका स्वभाव बन जाता है। इनको फिर कोई भय नहीं लगता है, कोई नीति शिक्षा या मन को ऊंचा उठाने के उत्कृष्ट कोई व्यवस्था या समाज का कोई शासन,
ये सब की ये परवाह नहीं करते हैं। और जो विश्व में जितने बड़े बड़े भयंकर महायुद्ध हुए हैं, विश्व युद्ध हुए हैं, ये सब इसी तरह के अपराधियों के द्वारा हुए हैं। जो काला बाजारी, मिलावटखोरी और जमाखोरी, इस तरह के भी जो अपराध हैं, ये सब इसी तरह के अपराधियों के द्वारा किए जाते हैं। और देखा जाए तो अपराधों की दृष्टि से, कि जो मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़े अपराधी यही होते हैं। इसीलिए इनके अपराध प्रक्रिया को दूर करने के लिए एक शरीर विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, और कोई नसों नाड़ियों की चिकित्सा, अस्थि विज्ञान का भी ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको मनोवैज्ञानिक तो व्यवस्था सबसे आवश्यक है, हर जगह आवश्यक है, क्योंकि मन ही प्रमुख तत्व है जिसके माध्यम से आदमी अच्छा करना या बुरा करने की बात सोचता है। तो इनमें थोड़ी बुद्धि होने के कारण ये जानते भी हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी ये गलती करते हैं क्योंकि मनोबल इनके अंदर नहीं है। तो ये मनोबल के अभाव के कारण ये जानते हुए भी कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, पाप दूसरे की बुराई करना गलत है, फिर भी ये करते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि इनकी मानसिक शक्ति मजबूत नहीं है। जो बात बुद्धि से सही समझते हैं उसको आचरण में नहीं उतार पाते हैं। तो इसके लिए ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो उनको नैतिक शिक्षा दी जाए, नीति का ज्ञान दिया जाए पूरा, कि मानव का जीवन का आधार नैतिकता होनी चाहिए। अगर मनुष्य नैतिकवान नहीं है तो फिर वो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है। और उसके साथ साथ मन कैसे जागृत हो, मानसिक शक्ति कैसे जागृत हो, मनोबल कैसे बढ़े, इसके लिए उनको आध्यात्मिक अनुशीलन के रास्ते पर ले जाना जरूरी है। हालांकि इस तरह के जो अपराधी होते हैं, स्वभावगत अपराधी, वे तो आध्यात्मिकता की, नैतिकता की परवाह ही नहीं करते हैं। वो तो सोचते हैं सब बेवकूफ़ों की चीज़ है, इनसे समाज को कुछ लाभ नहीं है, समाज का कल्याण तो वो अपना चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, दिन में साधु का ढोंग करेंगे, रात को चोरी करेंगे, दिन में जमींदारी का, बड़े प्रॉपर्टी डीलर का दिखावा करेंगे, रात को डकैती करेंगे। इस तरह के दोहरा व्यक्तित्व, तेहरे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना के पथ पर ले जाना कितना कठिन काम है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। इसमें मनोविज्ञान का जरूर सहारा लेना चाहिए, जिससे कि उनके मन के स्थिति को समझ करके अब फिर उनके भीतर आध्यात्मिकता के भाव का प्रवेश किया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो अभ्यासगत अपराधी हैं, जो एक से एक भयंकर अपराध जिनके द्वारा होते हैं, हालांकि ये उस तरह के निष्ठुर नहीं होते हैं जैसे जन्मगत अपराधी होते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ मानवीय संवेदना रहती है इनके भीतर, क्योंकि बुद्धि थोड़ी विकसित होती है। लेकिन वो मन में जो दोहरा व्यक्तित्व है, इसके कारण इन्होंने बहुत भयंकर युद्ध कराए हैं और समाज के भीतर बहुत ही इन्होंने अफरा तफरी मचाई है। इसीलिए इनके लिए एक तरफ मनोवैज्ञानिक सहारा लेना है और दूसरी तरफ कठोर वैधानिक दंड, कठोर प्रशासनिक व्यवस्था, जिससे कि जज इनके प्रति जरा भी मानवीय संवेदना या क्षमा क्या भावना नहीं रखें। इनको कठोर अनुशासन और शासन के द्वारा, दंड के द्वारा इनके मन को काबू में रखने का प्रयास करें। इसके लिए उनको बहुत साहसी भी होना पड़ेगा और साथ साथ सतर्क भी रहना पड़ेगा, जिससे कि इनके चंगुल में नहीं फंसे और इनको सुधार के पथ पर ले जाएं। इसलिए इनके लिए जो सुधार गृह है, जो संशोधन का कारागार है, वह हर तरह के परिवेश से सुसज्जित हो, जिससे इनके मन को ऊंचा उठाने की ही भावना इनके अंदर पैदा हो, नीचे की तरफ मन नहीं जाए। नमस्कार।